Pranam Jai Jinendra. So welcome to the 42nd class of Tirthankar Charitra. So ये क्लास में we'll continue with धर्मनाथ भगवान्स जीवन चरित्र. We'll start with मंगलाचरण. नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उज्जायारम नमो लोय सब सावरम ऐसो पंच नमुकारो सव पाव परासरो मंगलारं च सव सिं परममय मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारं विश्ववस्तु न सक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञान जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो लास्ट टाइम हम लोग ज्योतिष देव के बारे में देख रहे थे। तो अभी तक हमने पूरे ज्योग्राफी, ये जैन ज्योग्राफी या जैन कॉस्मोलॉजी का हो, उसमें स्टार्टिंग से जब हमने स्टार्ट किया, हमने अधोलोक के बारे में देखा, उसमें 7 नरकावास। फिर उसके बाद हम मध्यलोक में हमने जो असंख्य द्वीप समुद्र है उसकी ज्योग्राफी देखी। उसके बाद ऊर्ध्वलोक में जो 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवियक और 12 वैमानिक देवलोक के देव के बारे में देखा। और हम लास्ट क्लास में हम वापस मध्यलोक की तरफ आए और मध्यलोक में जो ज्योतिष देव है उनके बारे में हम देख रहे थे। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हम लास्ट क्लास में हम क्या क्या देखा। तो मध्यलोक में हम जहाँ पे रहते हैं उसको समभूतल भूमि कहते हैं। इस समभूतल भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, मतलब टोटल 1800 योजन्स को जो क्षेत्र है उसको मध्यलोक या तिरछालोक कहते हैं। तो ये जो ज्योतिष के देव है वो सभी मध्यलोक में वो आते हैं। तो ज्योतिष के देव टोटल 10 टाइप्स ऑफ ज्योतिष के देव है। उसमें जो अडिद्वीप है, अडिद्वीप के अंदर जो ज्योतिष के देव है वो सब चर है। चर मतलब मूविंग या मोबाइल। तो चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, वो जो जम्बूद्वीप का जो मेरू पर्वत है उसकी वो प्रदक्षिणा देते हैं, इसलिए वो मोबाइल या चर है। पर अडिद्वीप के बाहर जो पुष्कर द्वीप है उसमें जो मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जो 5 ज्योतिष के ग्रह है, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, वो सब स्थिर है। तो उसको अचर ज्योतिष कहते हैं। तो हमने देखा कि चंद्र और जो सूर्य है उसके जो अधिपति देव है वो इंद्र है, और बाकी के जो जो देव है वो सब उनके फैमिली है। तो जो चंद्र के देव है, जो इंद्र है, वो सूर्य के देव से अधिक पुण्यशाली है, वो महार्दिक देव है। इसलिए जब शास्त्र में इस ज्योतिष देव का वर्णन आता है तब चंद्र की फैमिली, चंद्र चंद्र का कुटुंब या चंद्र से उसका उल्लेख मिलता है। तो एक चंद्र की फैमिली में क्या है, तो एक चंद्र के फैमिली में एक सूर्य है, 28 नक्षत्र है, 88 ग्रह है और 66,975 कोडा कोडी तारे। तो इतने देव एक चंद्र की फैमिली में है। फिर हमने देखा कि जो समपुतल भूमि है, समपुतल भूमि के ऊपर ये सभी ज्योतिष के देव है। तो सबसे पहले तारामंडल है, वो 790 योजन पे है। उसके बाद 800 योजन से ऊपर सूर्य है, 880 योजन पे चंद्र है, 884 योजन पे नक्षत्र है, और उसके ऊपर सभी ग्रह के विमान है। तो ये जो चंद्र, सूर्य, तारा, नक्षत्र, ग्रह, ये जम्बूद्वीप का जो मेरू पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। जब ये प्रदक्षिणा देते हैं वो सेम प्लेन में रह के प्रदक्षिणा देते हैं, अर्थात वो ऊपर नीचे ऊर्ध्वलोक या अधोलोक की तरफ नहीं जाते, पर सेम प्लेन में रह के ये प्रदक्षिणा देते हैं। ये जब प्रदक्षिणा देते हैं वो अंदर बाहर अवश्य जाते, वो आज हम देखेंगे। तो ये दक्षिण या उत्तर दिशा की तरफ वो अवश्य वो ट्रैवल करते हैं, पर अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की तरफ नहीं, मतलब वो सेम प्लेन में रह के वो मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा देते हैं। फिर हमने देखा जो अडिद्वीप है, अडिद्वीप में जो सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, ग्रह है वो मेरू मेरू पर्वत, जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। तो उसमें टोटल 132 चंद्र, 132 सूर्य है। तो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्र, लवण समुद्र में 4,
घाटकी कर्क में 12, कलोदधी में 42, अर्ध पुष्कर द्वीप में 72। तो ऐसा करके 132 सूर्य, 132 चंद्र अपने परिवार के साथ पूरे मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। तो मतलब जो चंद्र है, उसके परिवार में सूर्य है, उसके परिवार में नक्षत्र, राइट। तो एक चंद्र में 28 नक्षत्र आते हैं। तो ऐसे करके टोटल 3696 नक्षत्र, 11,616 ग्रह और 88,407 टाइम्स 16 जीरोस इतने तारे, ये सभी अड़ी द्वीप में अंदर वो मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, अभी तो हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। फिर जम्बू द्वीप में जो मेरू पर्वत है उसमें हमने देखा कि जो अड़ी द्वीप है उसमें 132 सूर्य, 132 चंद्र है। तो मेरू पर्वत वो सेंटर में है। तो ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे मेरू पर्वत सेंटर में है। तो 66 चंद्र एक साइड है और 66 चंद्र मेरू पर्वत के दूसरे साइड। तो ऐसे करके ये सभी 132 चंद्र, 132 सूर्य वो ये मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा देते हैं। फिर हमने उसके बाद लास्ट क्लास में हमने सबकी साइजेस देखी थी। अपने जो जैन जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें जो चंद्र है वो सबसे सबसे लार्जेस्ट ग्रह है। चंद्र जो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस दिखाया है उसमें वो लोग ने क्या किया है कि योजन है, योजन को 61 भाग में डिवाइड किया है और एक भाग योजन को उसको अंश कहते हैं। मतलब 1/61 योजन उसको अंश कहते हैं। तो चंद्र 56 यंस का है, मतलब 56/61 योजन। तो चंद्र की साइज 56 योजन, उससे छोटा सूर्य है वो 48 योजन, ग्रह वो हाफ योजन, नक्षत्र 1/4 योजन और तारा 1/8 योजन। ऐसे उसकी साइजेस है। अभी जो अड़ी द्वीप में जो जो ज्योतिष चक्र है, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा, वो जो साइजेस है वो अड़ी द्वीप के बाहर जो ग्रह नक्षत्र है उससे उससे डबल है। मतलब अड़ी द्वीप में जो चंद्र है वो 56/61 है। तो अड़ी द्वीप के बाहर 28/61, मतलब ये चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा उसकी साइज हाफ है। तो उसका मतलब यह है कि अड़ी द्वीप में जो भी चर ज्योतिष चक्र है वो सभी डबल है इन टर्म्स ऑफ साइजेस। तो उसका अर्थ कि चंद्र और सूर्य है उसकी जो शीतलता या उष्णता है, गर्मी या ठंडी, वो भी ज्यादा है। ओके, अचर ज्योतिष चक्र से। फिर हमने देखा कि सेंटर में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के 1121 योजन से ये ज्योतिष चक्र स्टार्ट होता है और वो मानसोत्तर पर्वत तक जो भी ज्योतिष के देव है वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, उसको चर ज्योतिष चक्र बोलते हैं। और मानसोत्तर पर्वत के बाहर असंख्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है। वो क्योंकि असंख्य द्वीप समुद्र है, वो पूरे आलोक आकाश तक वो रहे हुए हैं। तो ये सब जो अचर ज्योतिष चक्र है वो एक ही लाइन में रहे हुए हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर सबसे पहले चंद्र आता है, चंद्र के 50,000 योजन के बाद सूर्य आता है, उसके बाद उसके 50,000 योजन के बाद दूसरा चंद्र आता है। तो तो चंद्र और सूर्य के बीच 50,000 योजन अंतर है, तो दो चंद्र के बीच 100,000 और दो सूर्य के बीच 100,000 योजन का अंतर है। वो सेम अंतर मानसरोवर पर्वत से लेके असंख्य द्वीप समुद्र तक एक ही लाइन में वो सम श्रेणी में वो रहे हुए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो अचर ज्योतिष चक्र है जो अड़ी द्वीप के बाहर है, वो चंद्र और सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा सभी स्थिर है। मतलब जहाँ पे दिन है वहाँ पे सदाकाल के लिए दिन है, जहाँ पे रात है वहाँ पे सदाकाल के लिए वहाँ पे रात है। फिर उसके बाद जो ग्रह नक्षत्र तारे ग्रह ये जो भी है उसका शेप इट्स मोर लाइक हाफ स्फीयर जैसा शेप है। तो जब नीचे से देखते हैं वो गोलाकार दिखाई देता है, पर ऊपर वो फ्लैट है और इस फ्लैट में देवताओं की नगरिया का वसवाट है। ओके। फिर उसके बाद लिखा है शास्त्र में कि जो अचर ज्योतिष चक्र है उसमें जो सूर्य है, सूर्य और चंद्र वो स्थिर है, राइट। सभी सभी प्लैनेट्स ग्रह नक्षत्र सब स्थिर है। जो सूर्य है वो हमेशा पुष्य नक्षत्र में रहा हुआ है और जो चंद्र है वो हमेशा अभिजित नक्षत्र में वो रहा हुआ है।
वो कांस्टेंट और फिक्स है। फिर उसके बाद हमने एक कैलकुलेशन देखा था कि अरिद्वीप में तो हमको पता है कितने सूर्य कितने चंद्र है, पर अरिद्वीप के बाहर कितने सूर्य कितने चंद्र है उसका कैलकुलेशन कैसे करने का, तो उसके उसके बारे में हमने देखा था कि पुष्कर द्वीप के बाहर पुष्कर समुद्र, वरुण द्वीप, वरुण समुद्र, ऐसे असंख्य द्वीप और समुद्र रहे हुए हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला इट स्टार्ट्स विथ ये कलोदधी समुद्र। तो कलोनी समुद्र में 42 सूर्य और 42 चंद्र है। तो वो कैसे आते हैं? तो यू टेक द प्रीवियस घाटकीकन में जो 12 सूर्य चंद्र है, यू मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 36, एंड ऐड द प्रीवियस 4 + 2। तो ऐसा करके 42 सूर्य और 42 चंद्र कलोदधी समुद्र में है। फिर पुष्कर द्वीप में यू टेक 42 मल्टीप्लाई बाई 3, 126 हुआ, प्लस यू ऐड द प्रीवियस 12 + 4 + 2, तो 142 144। उसमें से 72 अर्ध पुष्कर द्वीप में और 72 मानसरोवर पर्वत के बाहर। तो 72 वो चर है और 72 अचर है। तो ऐसा ही करके पुष्कर समुद्र में यू टेक 144 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड ऐड 42 + 12 + 4 + 2, तो 492 सूर्य चंद्र। वरुण द्वीप में 1680 सूर्य चंद्र। तो ऐसा करके यू कैन कैलकुलेट कि जो ये असंख्य द्वीप समुद्र है उसमें कितने सूर्य और कितने चंद्र रहे हुए हैं। तो जो भी चर ज्योतिष है वो मात्र अरिद्वीप में है। तो इसलिए अरिद्वीप में हम जो भी व्यवहार करते हैं, ये समय का, राइट, हम बोलते हैं कितने सेकंड्स हुए, इतने मुहूर्त हुए, इतने आवलिका हुई, इतने दिन हुए, अहोरात्रि हुई, राइट, जो भी हम कहते हैं वो इस प्लैनेट्स के हिसाब से होता है, सूर्य और चंद्र के मूवमेंट के हिसाब से, इसलिए उसको व्यवहार काल बोलते हैं। पर अरिद्वीप के बाहर जो भी काल है वो फिक्स है, उसको निश्चय काल बोलते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र वो स्थिर है। तो वहां पे समय का प्रवर्तन एक दृष्टि से नहीं है, समय तो जा ही रहा है, पर जहाँ पे दिन है वहां पे दिन है, जहाँ पे रात है वहां पे रात है, इसलिए उसको निश्चय काल कहा जाता है। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में देखा था कि जो 88 ग्रह है उसके नाम कौन से हैं, वो शास्त्र में लिखे हुए हैं। और उसके बाद 28 जो नक्षत्र है उनके नाम कौन से हैं, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा आदि 28 नक्षत्रों के नाम भी शास्त्र में लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने गति के बारे में देखा था कि चंद्र सबसे कम गति वाला है। जब वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देता है, चंद्र सबसे कम गति से देता है, उससे ज्यादा सूर्य, उससे ज्यादा ग्रह, उससे ज्यादा गति नक्षत्र और उससे ज्यादा गति वो तारा की होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो ग्रह, नक्षत्र, तारा, जो भी ये ज्योतिष चक्र है उसका शेप कैसा है, तो अर्ध स्फिरिकल है, ऊपर सपाट है, और यहाँ पे देवताओं की नगरी है। तो शास्त्र में कहा गया है कि ये जो चर ज्योतिष चक्र है उसको जो अभियोगिक देवता है उसको वो वाहन चालक का काम करते हैं। तो बोलते हैं कि चंद्र जो विमान है उसके 16,000 अभियोगिक देवता है। उसमें पूर्व दिशा में सिंह रूप में, दक्षिण दिशा में हाथी के रूप में, पश्चिम दिशा में बैल के रूप में, और फिर उत्तर दिशा में घोड़े के रूप में वो अभियोगिक देवता रह के ये चंद्र विमान को वो धारण करते हुए वो मेरू पर्वत की कांस्टेंट प्रदक्षिणा देते हैं। तो उनका वो काम है, अभियोगिक देवता मतलब नौकर चाकर देवता, वो कंटिन्यूअस अपने लाइफ टाइम के लिए इस विमान का वाहक का काम वो करते हैं। तो ऐसा करके तारा जो विमान है उसके 2000 अभियोगिक देवता है, सूर्य के 16,000, चंद्र के 16,000, नक्षत्र के 4,000 और ग्रह के 8,000। ऐसे अभियोगिक देवता ये ग्रह, नक्षत्र, तारा को लेके मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा देते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम ये क्लास में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास में हम देखेंगे कि जो सूर्य विमान है वो मेरू पर्वत की कैसे प्रदक्षिणा देता है। राइट, हमने देखा कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है, तो उसका काफी डिटेल में शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो हमने देखा कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में सेंटर में मेरू पर्वत है, वो 1,00,000 योजन ऊंचा है और उसका डायमीटर 10,000 योजन है। तो 2 सूर्य और 2 चंद्र मतलब मेरू पर्वत के एक साइड एक चंद्र, दूसरे साइड दूसरा चंद्र, एक साइड एक सूर्य और दूसरे साइड दूसरा सूर्य,
वो मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा दे रहा है। तो टोटल अरीब द्वीप में 132 सूर्य, 132 चंद्र है। उसमें मेरू पर्वत के एक साइड अगर हाफ करो तो 66 चंद्र, और दूसरे साइड 66 चंद्र। ऐसे जो जम्बूद्वीप का जो मेरू पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा दे रहा है। अब ये जो प्रदक्षिणा दे रहा है वो पूरे परिवार के साथ प्रदक्षिणा दे रहा है। मतलब 132 सूर्य, हर एक चंद्र के 28 नक्षत्र, हर एक चंद्र के 88 ग्रह, और 66,565 कोड़ा कोड़ी तारे के साथ ये जम्बू द्वीप मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा दे रहा है। तो अब वो जो प्रदक्षिणा जो दे रहा है, हमने देखा कि वो सेम प्लेन में रह के वो प्रदक्षिणा दे रहा है, राइट। तो आज हम सूर्य के बारे में देखेंगे। तो सूर्य जो मेरू समभूतल भूमि से 800 योजन ऊपर रह के वो प्रदक्षिणा दे रहा है। तो ये सूर्य ऊर्ध्व और अधो दिशा में नहीं जाता है, वो सेम प्लेन में रह के, पर वो अंदर बाहर वो जाता है। ओके। तो अंदर बाहर जो वो जाता है उसको मांडला कहते हैं। ओके। तो तो हमने देखा जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है, राइट। तो ये जो मेरू पर्वत के एक साइड एक सूर्य है, दूसरा साइड एक सूर्य है। तो जब सूर्य जब कर्क राशि में है, कर्क राशि मतलब वो जून जुलाई का समय, जो अभी का समय है वो कर्क राशि है। तो सूर्य मेरू पर्वत के सबसे पास में होता है जून जुलाई के समय में। तो अभी पीक समर है, राइट। वो अपने जो जो अपना भरत क्षेत्र है उससे सबसे पास में है। तो कर्क राशि में जब सूर्य होता है वो मेरू पर्वत के एकदम सबसे पास में होता है। पर जैसे जैसे वो एक राशि से दूसरे राशि की तरफ वो जाता है, कर्क के बाद सिंह, सिंह के बाद कन्या राशि, ऐसा करते करते कन्या के बाद तुला राशि, फिर धन राशि, फिर वृश्चिक, फिर मकर, ऐसा करके वो बाहर की तरफ वो जाता है। तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है। तो ऐसा करके ये जो पाथ उसको मांडला कहते हैं। तो टोटल 184 मांडला है। तो ये दोनों सूर्य जब कर्क राशि में है वो दोनों मेरू पर्वत के एकदम सबसे पास में है। और जैसे जैसे वो जून जुलाई से लेकर जनवरी तक जब मकर राशि में प्रवेश करता है वो बाहर की तरफ वो जाता है, और वो सबसे बाहर के मांडले में वो प्रवेश करता है। ओके। तो वो टोटल 184 मांडला को क्रॉस करके, 6 महीने में, तो जून जुलाई में वो कर्क राशि में होता है, और ऐसा करके वो धीरे 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 बाहर जाके वो जनवरी में वो 184 सर्कल्स मतलब 184 मांडला को क्रॉस करके मकर राशि में वो सबसे बाहर के मांडले में होता है। ओके। तो ये जो सबसे अंदर का जो मांडला है उसको सर्व अभ्यंतर मांडला कहते हैं, और जो सबसे बाहर का मांडला है उसको उसको सर्व बाह्य मांडला कहते हैं। okay, कोई भी क्वेश्चंस? तो बेसिकली सूर्य को 6 महीने लगते हैं, क्योंकि सर्व अभ्यंतर मांडला से ट्रैवल करते हुए सर्व बाह्य मांडला मतलब 184 मांडला को क्रॉस करते हुए उसको 6 महीने लगते हैं। तो ये जो मोशन है बाहर से बाहर का, अ, वो सूर्य मेरू पर्वत, दोनों सूर्य मेरू पर्वत के दूर होते जाते हैं, और उसको दक्षिणायन कहते हैं। ओके। वो बाहर की तरफ जाता है दक्षिण दिशा की तरफ, उसको दक्षिणायन कहते हैं। और मकर राशि में वो सबसे दूर होता है 184th मांडले में। और मकर राशि मतलब जनवरी। तो जनवरी से हम पता है उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं, उत्तरायण या फिर मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति मतलब वो सूर्य मकर राशि में है। तो वहां से उत्तरायण मतलब वो सूर्य वो वापस अंदर, उसका उसका जो पाथ है वो वापस अंदर आने लगता है। तो जब सूर्य जून जुलाई से लेके जनवरी तक जो बाहर की तरफ जाता है उसको दक्षिणायन कहते हैं। और जनवरी से लेके वापस जून जुलाई तक जो अंदर आता है उसको उत्तरायण कहते हैं। ओके। तो बाहर की गति उसको दक्षिणायन, अंदर की गति उसको उत्तरायण कहते हैं। तो दोनों सूर्य एक ही साथ जब वो कर्क राशि में होते हैं जून जुलाई में, तो मेरू पर्वत के सबसे पास में होते हैं। और वो जून जुलाई से लेके उनको 6 महीने के समय में वो मेरू पर्वत के सबसे दूर जाते हैं, वो 184
मांडले को क्रॉस करके सबसे दूर जाते हैं, और उसको 6 महीना लगता है, और वापस नेक्स्ट 6 महीने में जनवरी से लेके वापस जून जुलाई तक वो वापस अंदर की तरफ आते हैं, तो उसको उत्तरायण कहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे सूर्य जब वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देता है, तब वो जब वो बाहर की तरफ जाता है, उसको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं, उसको दक्षिणायन कहते हैं। और जब पूरे 184 मांडले को क्रॉस करके जब वो अंदर की तरफ आता है जनवरी से लेके, तो उसको उत्तरायण कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे वापस समझाया है कि दोनों सूर्य, जम्बूद्वीप में दो सूर्य है, तो दोनों सूर्य जब कर्क राशि में होते हैं, वो मेरू पर्वत के सबसे पास में होते हैं। और जैसे जैसे वो हर एक राशि में उसको 30 डेज, बेसिकली 30.5 डेज लगते हैं हर एक राशि में। तो वो सूर्य सूर्य मंथ है, बेसिकली एक सूर्य मंथ इज 30 डेज, 30.5 डेज। तो ये सूर्य एक एक महीने में वो बाहर की तरफ जाता है। तो वो जून जुलाई से लेके वो जनवरी तक जो बाहर की तरफ जाता है उसको दक्षिणायन कहते हैं। और दोनों सूर्य एक साथ बाहर की तरफ जाते हैं, और जब वो अंदर की तरफ आते हैं तो उसको उत्तरायण कहते हैं। ओके। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछना। तो ये जो चार्ट है वो कंबाइंड चार्ट है। तो यहाँ पे दो सूर्य जो उसका पाथ है वो बताया गया है। तो 184 मांडला को क्रॉस करके वो बाहर की तरफ जाते हैं, और वापस वो जब जनवरी से लेके वापस अंदर की तरफ आते हैं। तो उसका पाथ जब बाहर जाता है वो एक पाथ है, अंदर जाता है तो वो स्लाइटली डिफरेंट पाथ है। पर जो पाथ है उसको मांडला कहते हैं बेसिकली। सो टोटल 184 मांडला है। ओके। तो 184 सर्कल्स। तो ये सर्कल्स कैसे रहे हुए हैं वो यहाँ पे उसकी बात की गई है। तो कहते हैं कि सेंटर में मेरू पर्वत है। तो मेरू पर्वत से 44,820 योजन्स से मांडल की शुरुआत होती है। ये दोनों सूर्य और चंद्र के लिए दोनों दोनों एक ही चीज है। तो मेरू पर्वत से 44,820 योजन से सर्व अभ्यंतर मांडला है सूर्य का। और वहां से मांडले की शुरुआत होती है। और और वो जो जम्बू द्वीप की जो जगती है उसके 330 योजन तक वो सर्वबाह्य मांडला है। मतलब टोटल अगर जगती से देखें, जो जगती से 180 योजन अंदर सर्व अभ्यंतर मांडला है, और जगती से 330 योजन लवण समुद्र में वो सर्वबाह्य मांडला है। तो टोटल डिस्टेंस है 510 योजन्स। ओके। सो ये 510 योजन्स में देर आर 184 मांडला सूर्य के। तो चंद्र के कितने मांडले हैं? तो चंद्र के 15 मांडले हैं। ओके। सूर्य के 184 मांडले हैं, मतलब वो 184 सर्कल्स करता है और बाहर की तरफ जाता है। पर चंद्र के 15 मांडले हैं। पर ये 510 योजन्स वो चंद्र के लिए भी है। तो 510 योजन्स में सूर्य के 184 मांडले हैं, और यही 510 योजन्स में चंद्र के 15 मांडले हैं। तो तो ये जो मांडले है, तो सबसे पहले चंद्र के मांडले। तो चंद्र के 15 मांडले हैं। तो ये 15 मांडले जम्बू द्वीप में, वो उस 15 मांडले में से जम्बू द्वीप में चंद्र के 5 मांडला है। और जम्बू द्वीप के जत्ती से बाहर लवण समुद्र में उसके 10 मांडले हैं। ऐसा करके उसके टोटल 15 मांडले हैं। और सूर्य के 184 मांडले हैं, उसमें जम्बू द्वीप में 65 मांडले हैं, और लवण समुद्र में 119 मांडले हैं। ओके। तो ऐसा करके उसकी ज्योग्राफी दी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में है कि सेंटर में मेरू पर्वत है। तो सूर्य मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहा है। तो मेरू पर्वत से 44,820 योजन्स के बाद सूर्य का प्रथम मांडला है। मतलब दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सूर्य टू मेरू पर्वत। तो यहाँ से सूर्य शुरू होता है, और जैसे जैसे वो गोल घूमता है, तो हर एक मांडले के बीच डिस्टेंस इज 2 योजन्स। ओके। तो हर एक सर्कल जब वो सूर्य कंप्लीट करता है वो 2 योजन्स बाहर की तरफ जाता है। ओके। तो हर एक मांडले के बीच डिस्टेंस इज 2 योजन्स। ऐसे टोटल 184 सर्कल्स करता है 6 महीने में। और तो ये 184 वो सर्व बाह्य मांडला है।
तो ये मांडला की थिकनेस क्या है? तो मांडला की थिकनेस इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ द प्लैनेट। जो सूर्य है, सूर्य की थिकनेस क्या है? तो 48/61 योजन। तो मांडला इज बेसिकली इनविजिबल है, पर उसकी थिकनेस कितनी है? तो बोलते हैं कि 48/61 योजन जो सूर्य की थिकनेस है। तो हर एक मांडला के बीच दो दो योजन का अंतर है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि हमने जो बात किया है कि कर्क राशि से स्टार्ट करके कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और फिर लास्ट में मकर। तो ऐसा करके 6 राशि को क्रॉस करके वो सर्व बाह्य मांडले, सर्व अभ्यंतर मांडले से लेके सर्व बाह्य मांडले तक जाता है। और मकर राशि से वापस वो आके मकर, फिर कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और फिर कर्क, ऐसा करके वापस वो सर्व बाह्य मांडले से लेके सर्व अभ्यंतर मांडले की तरफ वो आता है। तो 6 महीने में सूर्य सर्व अभ्यंतर मांडले से सर्व बाह्य मांडला जाता है, और वापस 6 महीने में सूर्य सर्व बाह्य मांडले से सर्व अभ्यंतर मांडले की तरफ आता है। राइट, तो टोटल उसको सर्व अभ्यंतर से सर्व बाह्य मांडले की के जाते हुए उसको 183 डेज लगते हैं, और वापस सर्व बाह्य से सर्व अभ्यंतर मांडले के आते हुए उसको वापस 183 डेज लगते हैं। इसलिए एक वर्ष कितना है? 183 डेज प्लस वापस 183 डेज इज 366 डेज। तो ऐसा करके 366 डेज का एक साल है, उसमें 6 साल और दोनों सूर्य बाहर जाते हैं, वापस 6 साल में दोनों सूर्य अंदर की तरफ आते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? तो बेसिकली दक्षिणायन में क्या होता है? सबसे पहले वो सर्व अभ्यंतर मांडले में होता है, उसके बाद वो 182 बीच के मांडले को क्रॉस करके वो सर्व बाह्य मांडले की जाता है। तो दक्षिणायन में इट ट्रेवल्स 184 मांडला, वापस उत्तरायण में वो सर्व बाह्य मांडला से स्टार्ट करके बीच में 182 मांडले को क्रॉस करके सर्व अभ्यंतर मांडले में आता है। तो टोटल वापस 184 मांडला। राइट, तो दक्षिणायन में 184 मांडला को क्रॉस करता है, और उत्तरायण में भी 184 मांडले को क्रॉस करता है। पर अगर तुम पूरा साल का देखो तो पूरे साल में वो सर्व अभ्यंतर मांडला को एक बार क्रॉस करता है, फिर बीच में जो 182 मांडले है उसको 2 बार क्रॉस करता है, जब बाहर जाता है तब एक बार और अंदर आता है तब एक बार, और सर्व बाह्य मांडले को भी एक बार। तो सर्व अभ्यंतर और सर्व बाह्य मांडले में वो एक एक बार होता है, और बीच के जो 182 मांडले हैं उसमें वो 2 बार होता है। Right? तो यहाँ पे लिखा है जो हमने बात किया, 182 मांडला प्लस सर्व बाह्य मांडला, वो उसको वो दक्षिणायन है, उसको क्रॉस करते हुए तो 183 मांडला को क्रॉस करते हुए 183 दिन लगते हैं, और वापस उत्तरायण में 183 मांडला को क्रॉस करते हुए 183 डेज लगते हैं। तो टोटल 183 डेज प्लस 100 तो 366 डेज। तो एक सूर्य मास मतलब 12 राशि है, 12 महीने हैं, तो एक सूर्य मास इज 30 डेज, 30.5 डेज। ऐसा करके एक सूर्य का मास है, मतलब मंथ है, एक सूर्य का मंथ है। राइट, फिर लिखा है कि उसको एक मांडला मतलब एक सर्कल करते हुए कितना समय लगता है? तो शास्त्र में लिखा है 60 मुहूर्त। राइट, एक एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स, तो 60 मुहूर्त मतलब 48 आवर्स। राइट, अभी हम देखें कि 2 दिन। तो ये जो सूर्य है वो यहाँ से स्टार्ट होके वो एक सर्कल जब क्रॉस करता है, राइट, पूरा वापस यहाँ पे आता है, तो उसको 60 मुहूर्त मतलब 48 आवर्स लगते हैं। सिमिलरली दूसरे सूर्य को भी वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक सर्कल कंप्लीट हुए 60 मुहूर्त मतलब 48 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हम लॉजिकली सोचे, हम भरत क्षेत्र में, हम यहाँ पे है दक्षिण में, तो हम जो आज का दिन है, जो जो सूर्य है वो यहाँ पे ट्रैवल करके वो 24 आवर्स में वो आधा मांडला को क्रॉस करता है। राइट, वो 48 आवर्स में पूरा सर्कल करता है, मतलब 24 आवर्स में वो आधा सर्कल क्रॉस करता है, और दूसरे 24 आवर्स में दूसरा आधा सर्कल क्रॉस करता है। तो उसका मतलब जो आज का दिन है, जो आज का सूर्य है, वो कल का सूर्य अलग है। ओके, क्योंकि कल का सूर्य, जो आज का सूर्य है, वो 24 आवर्स में वो उत्तर की तरफ चला गया, पर जो दूसरा सूर्य है जो उत्तर में था वो दक्षिण की तरफ आया। तो उसका मतलब हम अगर हम आपको पता हो
तो हम बोलते हैं कि आज का सूर्य इज डिफरेंट देन टुमारो सूर्य, राइट। तो आज का जो सूर्य है वो कल का सूर्य अलग है, तो ऑल्टरनेट होता है, राइट। तो एवरी 24 आवर्स जो आज का सूर्य है वो आधा सर्कल क्रॉस करता है, और दूसरा जो सूर्य वो वापस आधा सर्कल क्रॉस करता है। तो ऐसा करके उसको 60 मुहूर्त, एक सूर्य को 60 मुहूर्त या 48 आवर्स लगता है एक मांडला, मतलब एक सर्कल को क्रॉस करते हुए। तो कोई भी क्वेश्चंस? तो बेसिकली हमने देखा टोटल कितने मांडले, 184 मांडले, मतलब 184 सर्कल्स। तो उसमें 184 सर्कल्स में टोटल गैप इज 183, राइट। दो मांडले के बीच टोटल जो गैप्स है वो 183 है। तो 100, और हर एक मांडला हर एक सर्कल जब क्रॉस करता है वो 2 योजन्स डिस्टेंस क्रॉस करता है, मतलब 2 योजन्स वो बाहर की तरफ जाता है या 2 योजन्स अंदर की तरफ आता है। तो टोटल 183 गैप्स, 183 मांडला मल्टीप्लाई बाय 2, तो 366 योजन्स वो उसका डिस्टेंस है, right? तो अगर मेरू पर्वत से देखे तो मेरू पर्वत से सर्व अभ्यंतर मांडला जो सबसे इनर मांडला है, जो सूर्य जो मिनिमम डिस्टेंस है मेरू पर्वत से वो 44,820 योजन है, राइट। और अगर जगती से देखे तो मेरू पर्वत की तरफ वो 180 योजन है। और सर्व बाह्य मांडला वो हमने देखा कि टोटल 510 योजन्स वो क्रॉस करता है। तो सर्व बाह्य मांडला मेरू पर्वत से इसको 510 ऐड करने का, 44,820 प्लस 510, तो 45,333 योजन्स। तो इतना वो अब मेरू पर्वत से वो सर्वबाह्य मांडला की तरफ है, राइट। तो कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे यही जो डायग्राम थोड़ा डिटेल में बताया है, तो यहाँ पे सेंटर में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत से 44,820 योजन से एक सूर्य है, 44,820 योजन यहाँ पे दूसरा सूर्य है। तो ये सूर्य यहाँ से लेके 44 आवर्स में यहाँ तक पहुँचता है, राइट। और वो 2 योजन डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और दूसरा सूर्य यहाँ से लेके 24 आवर्स में यहाँ पे पहुँचता है, और यहाँ पे भी वो 2 योजन डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, राइट। तो एक चीज यहाँ पे समझने की है कि जब सूर्य सबसे अंदर के मांडले में होता है तब वो 24 आवर्स में वो हाफ सर्कल क्रॉस करता है, राइट। और 48 आवर्स में वो पूरा सर्कल क्रॉस करता है। अ, पर जैसे जैसे वो बाहर जाता है उसका टाइम तो सेम ही रहता है। मतलब अगर तुम मैं पीछे के उसमें जाता हूं तो आई थिंक नॉट दिस वन, या तो जब सूर्य जब अंदर होता है उसको 24 आवर्स लगते हैं उसको ये छोटा सर्कल क्रॉस करते हुए। पर जैसे जैसे सूर्य बाहर जाता है उसको वापस सेम 24 आवर्स ही लगते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सूर्य बाहर की तरफ जाता है उसकी गति, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ओके, सूर्य बिकम्स फास्टर एंड फास्टर एज इट ट्रेवल्स बाहर की तरफ दक्षिणायन के वक्त। तो सूर्य फ्रॉम जून जुलाई से लेके, जून जुलाई में सबसे स्लोएस्ट स्पीड में सूर्य होता है। पर जैसे जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी में जब मकर संक्रांति आती है, उत्तरायण, तब वो सूर्य सबसे बाह्य मांडले में होता है और सबसे मैक्सिमम स्पीड में होता है। मतलब सूर्य इज ट्रैवलिंग बिकॉज उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में अभी उसको सेम टाइम में वो भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि सरकमफरेंस इज मच मोर, राइट। जो बाह्य जो अंदर जब सूर्य है उसका सरकमफरेंस इज मच स्मॉलर, और जो बाहर जब सूर्य है नाउ इट्स ट्रैवलिंग मच लार्जर डिस्टेंस। तो सूर्य की गति जैसे जैसे वो दक्षिणायन के वक्त वो इंक्रीज होते जाती है, और वापस उत्तरायण के वक्त सूर्य की गति धीरे 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 जैसे मेरू पर्वत की तरफ आता है वो कम होते जाती है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चंस? है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछना। ओके, तो ये हमने देखा था, या तो यहाँ पे हमने देखा था। तो बेसिकली एवरी हाफ सर्कल जब वो सूर्य ट्रैवल करता है, एवरी मांडला, तो 2 योजन अंतर वो ट्रैवल करता है। और मांडला की जो साइज है वो बेसिकली सूर्य की साइज है, वो 48/61 योजन, राइट। तो
तो अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें, राइट, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन है। तो बेसिकली बोलते हैं कि आधा अर्ध मंडल मतलब हाफ सर्कल पूरा करने में उसको 30 मुहूर्त मतलब 24 घंटे लगते हैं, और संपूर्ण मंडल को पूरा करते हुए मतलब फुल सर्कल को कंप्लीट करते हुए एक सूर्य को 48 आवर्स उसको लगते हैं, राइट। तो यही हमने इसका बात किया था। तो 183 डेज मतलब 6 मंथ्स में वो सूर्य सर्व अभ्यंतर से सर्व बाह्य मंडल की तरफ जाता है दक्षिणायन में, और उत्तरायण में वापस वो 183 डेज में वो सर्व बाह्य मंडल से सर्व अभ्यंतर मंडल की तरफ वो आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरू पर्वत से 44,820 योजन्स में सबसे अंदर वाला मांडला है, और उसके बाद एवरी मांडले के बीच 2 योजन्स का डिस्टेंस है। तो ऐसे करके टोटल 184th मांडला है। तो यहाँ पे अगर हमने देखे कि 510 योजन्स कैसे आता है, तो 184 मांडला मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ प्लैनेट जो सूर्य है, तो सूर्य 48 अंश का है, प्लस हर एक मांडला में वो 2 योजन ट्रैवल करता है। तो ऐसा करके उसको ऐड करते हैं तो 510 योजन्स आता है। तो जम्बू द्वीप में 180 योजन्स वो ट्रैवल करता है, और लवण समुद्र में वो 330 योजन्स वो ट्रैवल करता है। ओके। फिर उसके बाद थोड़े और कैलकुलेशंस दिखाए हैं। दिस इज बेसिकली ये दिखाता है कि सूर्य की गति कितनी है। टू टू फाइंड हमने देखा कि जैसे दक्षिणायन की तरफ जाता है सूर्य का स्पीड इंक्रीज होते जाता है, और उत्तरायण में सूर्य का स्पीड डिक्रीज होते जाता है। तो उसका कैलकुलेशन दिखाया है। तो बेसिकली कहते हैं कि दो दो सूर्य के बीच कितना अंतर है, राइट। जो जब दोनों सूर्य जून जुलाई में कर्क राशि में सबसे मेरू पर्वत के सबसे पास में है, तब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 99,640 योजन है, राइट। क्योंकि एक सूर्य 44,820 योजन से मेरू पर्वत के उत्तर की तरफ, और दूसरा सूर्य 44,820 योजन से मेरू पर्वत के दक्षिण की तरफ, प्लस मेरू पर्वत का डायमीटर। तो टोटल 99,640 योजन्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सूर्यस। ओके। अभी वहां से दोनों सूर्य 48 आवर्स में वो दूसरे मांडले में जाते हैं, वापस 48 आवर्स में थर्ड मांडले में जाते हैं। ऐसे करते करते अगर एक मांडला क्रॉस हो तो कितना डिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो बोलते हैं कि 2 योजन्स, राइट। एक सूर्य का दो मांडले के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 योजन है। तो 2 योजन्स प्लस 2 योजन्स प्लस द थिकनेस ऑफ दोनों सूर्य, तो टोटल 5 योजन्स और 35 अंश। तो एक मांडले में मतलब एवरी 24 आवर्स उनका जो डिस्टेंस है वो इतना इंक्रीज होते जाता है। ओके। तो 5 योजन्स और एंड 35 अंश दो दो सूर्य के बीच वो डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है। ऐसा करते करते जब सूर्य सर्व बाह्य मांडले में होता है उसका डिस्टेंस है 100,666 योजन, मतलब 510 योजन तुम ऐड करो दोनों के बीच। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो सूर्य, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द टू सूर्यस। ओके। तो अभी जब सूर्य, राइट, वो मेरू पर्वत के सबसे पास में होता है, जब ये जून जुलाई का समय है, तब बोलते हैं कि दिन कितना है 18 मुहूर्त का है और रात 12 मुहूर्त का है, राइट। क्योंकि सूर्य इज क्लोजेस्ट टू भरत क्षेत्र। तो उस समय 18 मुहूर्त मतलब 14.5 आवर्स का दिन है, और 12 मुहूर्त मतलब 8 या 9 आवर्स का रात है। तो जब दोनों सूर्य जब मेरू पर्वत के एकदम पास में होते हैं, दिन 18 मुहूर्त का है और रात 12 मुहूर्त का है। और जैसे जैसे सूर्य बाहर की तरफ जाता है जनवरी में सबसे दूर होता है, तब यह उल्टा हो जाता है, दिन 12 मुहूर्त का और रात वो 18 मुहूर्त का होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक और कैलकुलेशन दिखाया है कि हमने देखा कि सूर्य जब सबसे पास में होता है तब दिन 18 मुहूर्त का है, और सूर्य जब सबसे दूर होता है तो दिन 12 मुहूर्त का है। तो मतलब 6 महीने में उसको 6 मुहूर्त की हानि या वृद्धि होती है, राइट। मतलब उसको 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने में दिन 6 मुहूर्त इधर कम होता है या 6 मुहूर्त ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 183 डेज मतलब 6 महीने में 6 मुहूर्त
का डिफरेंस आता है, तो एक दिन में कितने मुहूर्त का डिफरेंस आएगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स। तो अगर आज का तुम पंचांग देखो, तो एवरी डे जो सनसेट और सनराइज का समय है, वह 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, राइट। तो अभी एक चीज आश्चर्य की है कि ये जो कैलकुलेशन है, इट परफेक्टली मैचेस विथ आवर पंचांग, राइट। मतलब जो आज का जो साइंस है, आज का जो एस्ट्रोनॉमी है, जो एक सूर्य को मानता है, राइट। पर अपने में तो ये इतना डिटेल में कैलकुलेशंस दी है, और हम वी आर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग। तो हमारा जो समय का आता है, राइट, सनसेट और सनराइज, एवरी डे इतना 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स का डिफरेंस आता है, राइट। वो एग्जैक्ट साइंस के साथ वो मैच होता है, राइट। कोई भी क्वेश्चंस? तो हमने देखा कि जब वो सूर्य, दोनों सूर्य अंदर होते हैं, वो जो सरकमफरेंस है, राइट, वो सबसे शॉर्टेस्ट है जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और जब जैसे जैसे सूर्य वो बाहर जाता है, वो सेम, वो सर्कल वो इंक्रीज होते जाता है, पर उसको सेम समय में 60 मुहूर्त में ही वो सर्कल को क्रॉस करता है। मतलब सूर्य का स्पीड वो इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट, राइट, सूर्य का स्पीड कितना इंक्रीज होता है। तो इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो बोलते कि सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्रॉस करो। सर्कमफ्रेंस कैसे करते हैं? 2 पाई आर, राइट। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस। तो हमको पता है रेडियस कितना है, राइट। जब सूर्य सबसे पास में होता है, तब रेडियस, मतलब ये 2 टाइम्स रेडियस वो इतना है, मल्टीप्लाई बाय पाई। तो सर्कमफ्रेंस 303,15,089 योजन का सर्कमफ्रेंस है, सर्व अभ्यंतर मंडला मंडला का। मतलब सूर्य जब सबसे पास में है, तब इतना उसका सरकमफरेंस है। अगर सेकंड मांडला ले ले, तब सेकंड मांडले में कितना ऐड करने का, तो हमने देखा है कि 5 योजन एंड 35 अंश ऐड करने का, राइट। क्योंकि दोनों सूर्य 2-2 योजन बाहर की तरफ जाते हैं, प्लस द साइज ऑफ सूर्य। तो सेकंड मांडले में इतना ऐड करते, तो उसका अगर सर्कमफ्रेंस क्रॉस कैलकुलेट करें, तो एवरी मांडला में 18 योजन, अप्रोक्सीमेटली 18 योजन का सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता है। ओके। तो प्रथम मांडले में इतना सर्कमफ्रेंस है, सेकंड मांडले में +18 योजन, थर्ड मांडले में +18 योजन, ऐसा करके जो लास्ट मांडला है उसमें 3,18,373 योजन का उसका सर्कमफ्रेंस है। मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब द डिस्टेंस द सूर्य ट्रेवल्स, राइट। अभी हमको पता है कि सूर्य 60 मुहूर्त में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस है वो 60 मुहूर्त में कंप्लीट करता है। तो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 60 मुहूर्त, तो सूर्य की स्पीड आती है। तो सर्व अभ्यंतर मांडले में सूर्य की स्पीड इज 52,251 योजन, ओके, एंड 29 अंश। सेकंड मांडले में वापस वही सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज, राइट, बाय 18 योजन, प्लस टाइम तो सेम ही रखता है 60 मुहूर्त। तो यहाँ पे वापस यू डिवाइड बाय 60 मुहूर्त। तो यहाँ पे कहते हैं कि एवरी मांडले में 16/60, मतलब 16 अंश की सूर्य की स्पीड इंक्रीज होती है। ओके। तो एवरी मांडले में सूर्य इंक्रीज, द स्पीड इंक्रीजेस बाय 18 अंश। ओके। तो ऐसा करते करते जो सर्वबाह्य मांडला है, अंतिम मांडला है, उसमें जो सूर्य की स्पीड है वो 5,305 एंड 15 अंश करके उसकी स्पीड है। तो बेसिकली कहते हैं कि जब सूर्य सबसे अंदर के मांडल में होता है, वो उसकी जो जो मुहूर्त गति, मतलब वो मुहूर्त गति मतलब स्पीड कहते हैं, वो शास्त्र में उसको मुहूर्त गति कहते हैं, उसकी स्पीड सबसे कम है। और दक्षिणायन में जैसे जैसे वो बाहर के मांडले में जाता है, उसकी स्पीड मुहूर्त गति इंक्रीज होते जाती है। और उत्तरायण के वक्त उसकी मुहूर्त गति उसकी डिक्रीज होते जाती है, राइट। तो ऐसा करके हमने सूर्य के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम चंद्र के बारे में देखेंगे। पर सूर्य के बारे में कोई भी क्वेश्चंस? एनी एनी क्वेश्चंस? काफी सारा डिटेल्स है, काफी कैलकुलेशंस है, हमने तो थोड़ा ही लिया है, जस्ट ऊपर से। पर शास्त्र में तो काफी डिटेल्स में इसका वर्णन है। पर कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। ओके, ठीक है। तो अभी हम विल स्टार्ट।